और खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा मरहला जारी है जो कि 17 मई तक चलेगा। ऐसे में 17 मई के बाद की आगे की हिकमत अमली तय करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में वज़ीर आज़म कोरोना को हराने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात के साथ साथ मईशत को पटरी पर लाने के लिए वज़राए आला के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के बीच वज़ारत रेल 12 मई यानी कल से मुसाफिर ट्रेनों की खिदमत शुरू कर रही है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाने की तैयारी है। शाम 4 बजे से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले नई दिल्ली से होगी। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए रवाना होगी। इन खुसूसी ट्रेनों पर सिर्फ उन्हें मुसाफिरीन को सफ़र की इजाज़त दी जाएगी जिनका टिकट कन्फर्म होगा। रेलवे स्टेशन के अंदर भी वही मुसाफिर दाखिल हो सकेंगे जिन्हें दाखिले की इजाज़त होगी। हर मुसाफिर को अपना चेहरा ढकना लाजमी होगा। ऐसे ही मुसाफिरों को कोच में जाने की इजाज़त मिलेगी जिनमें फ्लू के कोई आसार नहीं दिखेंगे। वज़ारत दाखिला ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि मुसाफिरीन को सेहत से मुताल्लिक़ तमाम हिदायत पर अमल करना होगा। तो फिर पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। 12 मई यानी कल से खुसूसी मुसाफिर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। मुल्क के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू होगी। तो ख़ास बात यह है कि सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट बुक हो सकेंगे। और आइए एक नज़र डालते हैं कि दिल्ली से किन किन शहरों के लिए ये ट्रेनें चलेंगी। तो मैप के जरिए समझिए। दिल्ली से 15 ट्रेनें चलेंगी जो मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगी। डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा जिनकी बुकिंग आज शाम 4 बजे यानी 11 मई की शाम 4 बजे से शुरू होगी। शुरू में ये 15 जोड़ी ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद पूरी रेल सेवा को बंद कर दिया गया था, सिर्फ श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, उसके बाद में कल से ये पहली शुरुआत है ट्रेन की। इसमें समझो किराया है वो सामान्य रहेगा। फिलहाल ट्रेनों की जो आवाजाही है उसको लेकर कौन कौन से स्टेशन पर रुकेंगी, कहाँ नहीं रुकेंगी और उसकी समय सारणी आज शाम तक जारी की जाएगी। लेकिन तत्काल बुकिंग और प्रीमियम तत्काल जैसी सुविधाएं अभी इसमें फिलहाल मौजूद नहीं होंगी। कल से शुरू होने वाली रेल सेवा में तमाम जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं या जो दिल्ली से कहीं जाना चाहते हैं उनके लिए एक राहत भरी बात है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, दिल्ली। गृह मंत्रालय ने पत्र द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों का सहारा ना लें। यदि ये सड़क या रेलवे पटरियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। तब तक उनकी नज़दीकी शेल्टर होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें रेलवे को अपना सहयोग दें ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। आज सुबह गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फंसे हुए लोग
जल्द से जल्द अपने घर वापस आ सके। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलेगी। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में एसओपी जारी की है, जिसके तहत ट्रेन्स के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्यों में डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की। तदोपरांत गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन पर्सोनेल तथा एम्बुलेंस की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम और लैब्स को सुचारू रूप से खोलने के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। हमारी सभी से यह अपील है कि वे धैर्य बनाए रखें। हमारा अनुरोध है कि इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें और लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें, फैलाएं, उनको जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज की ब्रीफिंग मैं एक छोटी सी अपील से शुरू करना चाहूंगा। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। आज जब हम कोविड-19 जैसी कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे हैं, तब कम्युनिटी से हमें हर तरह के सपोर्ट की सख्त जरूरत है और इसमें सबसे अहम है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि जिस भी किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप हों, वह उसे छुपाए नहीं, बल्कि सामने आकर उससे संबंधित इलाज ले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बीमार होंगे ही, बल्कि अपने परिवार को भी बीमार कर सकते हैं। हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुविधाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस
एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कंफर्म कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी भी जारी की है। यह मिनिस्ट्री द्वारा ऑलरेडी इशूड गाइडलाइंस, जो कि हमारे 3 टियर कोविड फैसिलिटीज और कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेवरिटी, उसके साथ अलाइंड है। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो केसेस मॉडरेट हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिटेड हैं, उनमें से जो पेशेंट 3 दिनों में रिजॉल्व हो जाते हैं जिनके सिम्टम, और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, यानी कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अबव 95% है, ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा यदि वह पेशेंट, उनको कोई फीवर ना हो विदाउट एंटीपायरेटिक, उनको कोई ब्रेथलेसनेस के सिम्टम ना हो और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन इसके साथ ही वह मॉडरेट पेशेंट जिनको फीवर 3 दिन में रिजॉल्व नहीं होता और वह ऑक्सीजन थेरेपी पर कंटिन्यू करते हैं, इन केसेस में पेशेंट को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनके क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व हो जाएं और लगातार 3 दिनों तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की एबिलिटी हो। यह ध्यान देना चाहिए कि मॉडरेट संबंधित इन केसों में भी डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन का पालन करना होगा। इसके साथ ही सीवियर केसेस और साथ में केसेस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, मैलिग्नेंसी एटसेट्रा, ऐसे पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब या तो वह क्लिनिकली रिकवर हो जाएं या उनके पेशेंट्स को RT-PCR के द्वारा नेगेटिव घोषित किया जाए। यह डिस्चार्ज पॉलिसी इसलिए चेंज की गई है कि अगर हम देखें भी कई देशों ने एविडेंस के बेसिस पर अपनी डिस्चार्ज पॉलिसी में टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी के बदले सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी और टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी का बदलाव किया है। उसके तहत ही इसमें हम चेंज लाए हैं। साथ ही ICMR के लैब सर्वेलेंस डेटा के रिव्यू के अनुसार भी RT-PCR पॉजिटिव केसेस पेशेंट्स 10 दिन बाद नेगेटिव टर्न हो जाते हैं। रिसेंट स्टडी से यह भी पता चला है कि वायरल लोड पीक इन द प्री सिम्टोमेटिक पीरियड, यानी कि सिम्टम से 2 दिन पहले और अगले 7 दिनों में नीचे चला जाता है। यह डिस्चार्ज पॉलिसी RT-PCR डायग्नोज पेशेंट्स के लिए है। यह जानना जरूरी है कि यह डिस्चार्ज पॉलिसी होम और फैसिलिटी क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक और हेल्दी पर्सन्स के लिए है जो वायरस से एक्सपोज हैं लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं दिखता है। हाउएवर, क्वारंटाइन फैसिलिटी पर उनका स्टे 5 मई को जारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के तहत लास्ट एक्सपोजर से 14 दिन तक रहेगा और डिस्चार्ज पॉलिसी से संबंधित एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं। इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने होम आइसोलेशन ऑफ वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस के लिए भी एक रिवाइज गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस के लिए होम आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने के बाद टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वक्त की अहम खबर बेंगलुरु से आ रही। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव का वीडियो वायरल हुआ है। चर्च में जाकर इबादत करने का वीडियो वायरल। लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बंद है। ऐसे में भास्कर राव ने चर्च के प्रोग्राम में शिरकत की।
क्या कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं? सोशल मीडिया में उठाए जा रहे हैं इस तरह के सवाल। बड़ी खबर, भास्कर राव जो पुलिस कमिश्नर है, बेंगलुरु के चर्च में जाकर इबादत करने का उनका वीडियो वायरल हुआ है लॉकडाउन में, जबकि मंदिर, मस्जिद, चर्च सब बंद है। ऐसे में भास्कर राव ने चर्च के प्रोग्राम में शिरकत की। क्या कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं? सोशल मीडिया में इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। अब ये तस्वीर हम देख सकते हैं, बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एक चर्च की इबादतगाह में हिस्सा ले रहे हैं जबकि लॉकडाउन चल रहा है। ये तकरीब किस तरह से मुनक्किद की गई बेंगलुरु के इस चर्च में, जिसमें भास्कर राव ने बाकायदा शिरकत की। तो कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। वीडियो जो देख रहे हैं आप बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव का है, जो चर्च में जाकर इबादत कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन में तमाम इबादतगाहें बंद है और इस इबादतगाह में यानी चर्च में बाकायदा तकरीब जारी है। और आगे बढ़ेंगे, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच आज तीसरी ट्रेन बापूधाम मोतिहार रेलवे स्टेशन पहुंची। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से चली मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन अपने मुकर्रर वक्त से 9 घंटे की ताखीर से बापूधाम मोतिहारी पहुंची। हैरत की बात यह है कि विशाखापट्टनम से 1280 मुसाफिरों को लेकर चली ट्रेन से मोतिहारी स्टेशन पर सिर्फ 550 मुसाफिर उतरे। रेलवे और जिला इंतजामिया काफ़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक इस जोन में कहीं भी मुसाफिर रास्ते में नहीं उतरे हैं। ऐसे में जिला इंतजामिया ने कहा कि विशाखापट्टनम इंतजामिया से बातचीत की जा रही है, बाकी की ज़रूरी कार्रवाई होगी। जो लोग मोतिहारी पहुंच चुके हैं उन्हें बसों के जरिए उनके आबाई इलाके तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। जो सूची हमको प्राप्त है वो 1320 लोगों की है और टोटल 57 बसेस का अरेंजमेंट हमको करना है। सर कहाँ के लोग हैं उसमें? इसमें मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, अराउंड 23 जिले हैं और उसमें ज़्यादातर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेतिया, दरभंगा कमिश्नरी के ज़िले जो है यहाँ पे मजदूर ज़्यादातर है। बैरून ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाने का सिलसिला जारी है। आज अमेरिका में फंसे हिंदुस्तानियों को लेकर एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा मुंबई और हैदराबाद पहुंचा। बरतानिया में फंसे हिंदुस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारे ने बेंगलुरु में लैंडिंग की। और बैरून मुल्कों में फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए मरकजी हुकूमत ने मिशन वंदे भारत मुहिम छेड़ रखी है। इसके तहत अमेरिका, यूरोप और खलीजी मुल्कों से इन अफराद को वापस लाया जा रहा है जिनके पास ठोस वजूहात हैं। और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे साथ हैं अमेरिका में जयपुर फुट के चेयरमैन प्रेम भंडारी जी। प्रेम भंडारी साहब, आपका न्यूज़ 18 में खैर मकदम है, स्वागत है। सर, ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका, यूरोप और खलीजी मुल्कों से जो हिंदुस्तानियों के इनखला के लिए मिशन वंदे भारत का सिलसिला जारी है, हुकूमत हिंद के इस इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं? भंडारी जी। सबसे पहले तो मैं आपके पॉपुलर चैनल न्यूज़ 18 का आभार व्यक्त करता हूं। आप देखें, मोदी जी ने जो ये वंदे भारत मिशन शुरू किया है, जिसके तहत गल्फ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, जहां जहां पर भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का मिशन शुरू हुआ है। अब तक तो हम ये सुनते थे, ये देखते थे, 32 साल से यहां हूं न्यूयॉर्क में, कि यदि कोई अमेरिकी नागरिक विश्व के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार के संकट में हो, एम्बेसी को सूचित करें तो तुरंत प्रभाव से उसे मदद की जाती थी। पिछले 6 वर्षों में, और खास करके इस डिफिकल्ट समय कोविड-19 में, हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज भारत सरकार इस घड़ी में हम लोगों के बारे में न केवल सोच रही है, मोदी जी और उनकी टीम का बहुत बहुत साधुवाद इस मिशन को शुरू करने के लिए, सफलतापूर्वक इसे आरंभ करने के लिए। जी, आपकी नज़र में इस मिशन की अगर अंजामदही में वजारत खारजा और वजारत शहरी आवाबाजी का आपको कितना अहम किरदार लगता है इसमें?
देखें, आप वंदे भारत मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और उनकी टीम, इन दोनों का जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। इस मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इन दोनों विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सौभाग्य से मेरा इन दोनों विभागों के सचिव, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब के साथ तथा सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खरोला साहब के साथ लंबे समय से काम करने का अनुभव रहा है। श्रृंगला साहब विदेश सचिव बनने से पहले यहाँ एम्बेसडर थे। आप देखें, 1 वर्ष से कम समय का कार्यकाल था उनका, उसके बावजूद उन्होंने 21 राज्यों का दौरा किया, हर समुदाय के कम्युनिटी लीडर से मिले, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, समझते थे और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते थे। जब यहाँ ओसीआई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई तो इस प्रॉब्लम को ही सबसे पहले उन्होंने ही समझा और समझ के गृह मंत्रालय को लिखा, जब जाके ओसीआई में 30 जून तक की छूट मिली। हिस्टोरिक हाउडी मोदी भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और अब वंदे भारत मिशन, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि दोनों विभागों के कारण से यह सफल हो रहा है। इसी तरह से ओसीआई वाली जब समस्या हुई थी तो उस समय सिविल एविएशन सेक्रेटरी साहब के मैं संपर्क में था, उनका भी पूर्ण सहयोग मिला। अभी वंदे भारत मिशन के अंदर भी कई ऐसी समस्याएं हो रही हैं जिनके अंदर लगातार मुझे संपर्क में दोनों विभागों से रहना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों इजीली एक्सेसिबल हैं, बात को सुनते हैं, समझते हैं और तुरंत प्रभाव से काम करते हैं। तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सेहत और सफाई अमला पेश है। इस बहरान की घड़ी में दुनिया भर में फैले गैर मुकीम हिंदुस्तानी हैं जो शहरी हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे भंडारी जी? वंदे भारत मिशन में एयर इंडिया पायलट्स, क्रू मेंबर, ग्राउंड स्टाफ, इन सभी का भी मैं अप्रवासी भारतीयों की ओर से आभार जता रहा हूं। और जिस तरीके से हेल्थ केयर, सफाई कर्मचारी और दूसरे लोग काम कर रहे हैं कोविड-19 में, तो ये लोग भी अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य कर रहे हैं। अभी आप देखें, चाइना से जो एयर इंडिया के 5 पायलट लौटे हैं वो पॉजिटिव हैं कोविड-19 के। तो इन लोगों का भी मैं आभार जताना चाह रहा हूं। दूसरी एक और बात कहना चाह रहा हूं कि इस समय विश्व भर में फैले हुए हम अप्रवासी भारतीयों की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश को इस समय जरूरत है, जरूरत तो इस समय पूरे विश्व को है, लेकिन देश के लिए मैं अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पीएम केयर फंड में अपनी तरफ से सहयोग करें। हमारे परिवार से मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ के चंद्रा मेहता होटेलियर हैं, तो सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि यहाँ न्यूयॉर्क में स्टूडेंट्स के लिए जब इंडियन कॉन्सुलेट ने मुझसे बात करी तो 200 कमरे ऑफर किए एब्सोल्युटली फ्री। और 28 मार्च को जैसे ही पीएम केयर के लिए अपील आई तो अगले ही दिन व्यक्तिगत तौर पर दे आर द फर्स्ट एनआरआई फ्रॉम यूएस जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर 1 करोड़ रुपया 29 मार्च को ही भेज दिया। जो भी जितनी मदद करनी चाहे करे, देश हमसे मदद चाह रहा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया भंडारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।